स्वागत है आपका एक और महत्वपूर्ण क्लास में। यदि आप एलटी ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी, यूपीपी, यूपीएसआई, टेट, एसटेट, यूपी ट्रिपल एससी इन परीक्षाओं की तैयारी करते हैं जिसमें हिंदी व्याकरण से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं, तो ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप हमारे चैनल हिंदी गुरुकुल एकेडमी पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपने सब्सक्राइब किया है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इससे पहले मैंने हिंदी व्याकरण से संबंधित कुल 126 वीडियो अपने चैनल पर अपलोड की है। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप जाइए और प्लेलिस्ट में जो है आपको हिंदी व्याकरण के नाम से वहाँ मिल जाएगी, आप एक बार ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और महत्वपूर्ण क्लास। पहला सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। पहले कह रहा है कि उसने खा लिया होगा, अर्थ की दृष्टि से किस प्रकार का वाक्य है? ए इच्छावाचक, बी संकेतवाचक, सी विस्मयवाचक और डी संदेहवाचक। तो पहले का उत्तर बताना कि इसका सही उत्तर क्या होगा। उसने खा लिया होगा, इसको आपको बताना कि इसका सही उत्तर क्या होगा, अर्थ की दृष्टि से किस प्रकार का वाक्य है। तो ये संदेहवाचक वाक्य है, विकल्प डी उत्तर इसका सही होगा। अर्थ की दृष्टि से कुल वाक्य के 8 प्रकार होते हैं। दूसरा सवाल करें कि निम्नलिखित शब्दों में से एक की वर्तनी शुद्ध है? ए आधीन, बी आकंठ, सी अकस्मात और डी करें कि आकंड तांडव। तो आपको बताना कि किसकी विभक्ति जो है वो शुद्ध है। तो अगर दूसरे का देखा जाए तो विकल्प बी जो है इसकी वर्तनी शुद्ध है, बाकी सभी की वर्तनी अशुद्ध है। आधीन नहीं अधीन होगा, अकस्मात नहीं अकस्मात होगा, आकांड तांडव नहीं अकांड तांडव होगा। तो विकल्प बी उत्तर दूसरे का सही हो जाएगा। सवाल नंबर तीसरा कह रहे कि आदान के लिए विलोम शब्द है, अर्थात आदान का आपको विलोम बताना है। ए संधान, बी कृपान, सी विदान और डी प्रदान। तो आदान का विलोम क्या होगा यह आपको बताना है। तो आदान का विलोम प्रदान होता है, विकल्प डी उत्तर सही होगा तीसरे का। सवाल नंबर चौथा कह रहा है कि अतिवृष्टि का उचित विलोम दिए गए विकल्पों में से क्या होगा? ए अनावृष्टि, बी कम वृष्टि, सी अवृष्टि और डी वृष्टि। तो आपको अतिवृष्टि का उचित विलोम जो है वो बताना है कि इसका सही विलोम क्या होगा। तो वो होगा अनावृष्टि, विकल्प ए जो है आपका क्या होगा वो सही हो जाएगा। सवाल नंबर 5 कह रहा है कि कौन से शब्दों का अर्थभेद सही नहीं है? तो जिसका अर्थभेद सही नहीं है उसको बताना है। ए करे अनिष्ट अनिष्ट, बुरा और निष्ठाहीन, बी कर अचल अचला, पर्वत नारी, सी कर अंश अंश हिस्सा और कंधा और डी कर तरंग तुरंग लहर और घोड़ा। तो कौन सा विकल्प है जिसमें अर्थभेद सही नहीं है वो आपको चयन करना है। तो इसमें विकल्प बी जो है वो आपका जिसमें सही नहीं है वो अर्थभेद है। अचल पर्वत, लेकिन अचला मतलब नारी नहीं पृथ्वी होता है। तो विकल्प बी जो है वो सही भेद नहीं लिखा हुआ है। सवाल नंबर 6 कह रहे हैं कि कामदेव का प्रवाची शब्द कौन सा होगा? तो आपको कामदेव का प्रवाची बताना है। ए सरोज, बी उरोज, सी मनोज, डी पाथोज। तो बताना है कि कामदेव का प्रवाची शब्द क्या होगा। तो कामदेव का प्रवाची मनोज होता है, विकल्प सी उत्तर जो है वो छठवें का सही हो जाएगा। सवाल नंबर 7वां कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का प्रवाची नहीं है? आपको बताना है कि जो सूर्य का पर्याय नहीं है वो कौन सा है। रश्मि, दिवाकर, भास्कर और अंशुमाली। 7वें प्रश्न का उत्तर सही क्या होगा बताना है। तो इसका सही उत्तर विकल्प ए हो जाएगा। रश्मि किरण का पर्यायवाची है, बाकी सभी सूर्य के पर्यायवाची हैं। 8वां सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द देशज है? तो 8वें में आपको देशज शब्द की पहचान करनी है। ए डिबिया, बी चाबी, सी स्लेट और डी अलमारी। तो 8वां में कौन सा शब्द देशज है बताना है। तो विकल्प ए सही हो जाएगा। डिबिया देशज है, बाकी सभी शब्द जो हैं वो विदेशज शब्द हैं। सवाल नंबर 9 कह रहे कि कौन सा शब्द रूप तत्सम है? 9वीं में आपको जो तत्सम रूप शब्द है वो बताना है। कर्म, काम, कार्म और कारज। तो कौन सा तत्सम रूप इसमें है वो आपको बताना है। कौन सा विकल्प सही होगा? तो 9 का विकल्प ए सही हो जाएगा। ये तत्सम रूप है जो है और दोनों जो है तत्सम रूप है, कारण ऐसा कुछ नहीं होता है। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 10 कह रहा है कि स्वाभाविक और स्वागत
स्वाभाविक और स्वागत इन दोनों शब्दों में कौन सा उपसर्ग लगा है? ए करे दोनों में स्व है, बी करे दोनों में सु है, सी करे कि दोनों में क्रमशः स्व और सु है और डी करे कि दोनों में क्रमशः सु और श्व है। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा उपसर्ग लगा है। तो स्वाभाविक में स्व उपसर्ग लगा है और स्वागत में सु लगा है। तो विकल्प सी उत्तर जो है इसका क्या होगा, वो सही हो जाएगा। सवाल नंबर 11 करें कि उस शब्दांश को क्या कहते हैं जो किसी शब्द से पूर्व लगकर उस शब्द का अर्थ बदल देता है? ए प्रत्यय, बी उपसर्ग, सी समास और डी लिंग। तो आपको 11 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है कि ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द से पहले लगकर उसके अर्थ को बदलते हैं उसे हम प्रत्यय कहते हैं। विकल्प ए उत्तर जो है इसका सही हो जाएगा। सवाल नंबर 12 करेक्ट लौकिक शब्द में प्रत्यय है। आपको बताना कि लौकिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ए लोइक, बी किक, सी इक और डी इक लगना है। तो आपको बताना कि कौन सा शब्द जो है इसमें प्रत्यय जो है लौकिक में कौन सा शब्द लौकिक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगेगा, ये आपको बताना है। तो लौकिक में इक प्रत्यय लगेगा। विकल्प डी जो है उत्तर इसका क्या होगा, वो सही होगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 13 की। सवाल नंबर 13 में कह रहे कि इन युग्मों में कौन सा सही नहीं है। तो नीचे जो विकल्प दिए हैं जो उसमें सही नहीं उसका चुनाव करना है। ए कर नीलोत्पलम कर्मधारय समास, बी कर दशानन बहुब्रीहि समास, सी कर राम लक्ष्मणौ अव्ययी भाव समास और डी कर दिवारात्रि द्वंद्व समास। तो जो सही नहीं है उसका चयन करना है। तो जो सही नहीं है वो विकल्प सी है, राम लक्ष्मणौ अव्ययी भाव समास नहीं बल्कि इसमें जो है वो द्वंद्व समास होता है। सवाल नंबर 14 करें कि चौराहा में कौन सा समास है। चौराहा शब्द में आपको समास की पहचान करनी है। ए तत्पुरुष समास, बी द्वंद्व, सी बहुब्रीहि समास और डी द्विगु समास। तो चौराहा में कौन सा समास है ये आपको बताना है। तो चौराहा में द्विगु समास है। विकल्प डी जो है इसका उत्तर सही होगा। द्विगु समास जिसमें पहला पद जो है वो संख्यावाची होता है। सवाल नंबर 15 करें कि प्रजाहित में कौन सा समास है। आपको बताना कि प्रजाहित में कौन सा समास है। ए बहुब्रीहि, बी तत्पुरुष, सी द्वंद्व और डी अव्ययी भाव। तो प्रजाहित में कौन सा समास है ये आपको बताना है। तो प्रजाहित में बहुब्रीहि है, तत्पुरुष है, द्वंद्व है या अव्ययी भाव है। तो प्रजाहित में तत्पुरुष समास है, प्रजा का हित। विकल्प बी जो है वो सही हो जाएगा। सवाल नंबर 16 करें कि धर्म बुद्धि में कौन सा समास है। आपको बताना है धर्म बुद्धि में कौन सा समास है। ए तत्पुरुष, बी बहुब्रीहि, सी कर्मधारय और डी द्वंद्व। तो धर्म बुद्धि में कौन सा समास है बताना है। तो धर्म बुद्धि में कर्मधारय समास है। विकल्प सी जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा। बात करते हैं सवाल नंबर 17। 17 में कह रहे कि पवन शब्द में कौन सी संधि है। आपको बताना है कि पवन में कौन सी संधि है। ए गुण संधि, बी यण संधि, सी अयादि संधि, डी वृद्धि संधि। तो पवन में कौन सी संधि है ये बताना है। तो पवन में अयादि संधि है। विकल्प सी जो है इसका उत्तर क्या होगा, वो सही हो जाएगा सवाल नंबर 17 का। बात करते हैं सवाल नंबर 18। कह रहा कह के कारण रोवे बाला जनु टूटे मोतिन की माला। उपरोक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है। ए उपमा, बी उत्प्रेक्षा, सी रूपक और डी संदेह अलंकार। तो कह कारण रोवे बाला जन टूटे मोतिन की माला। तो जन टूटे मोतिन की माला अर्थात इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। विकल्प बी सही होगा सवाल नंबर 18 का। सवाल नंबर 19 पर आते हैं। 19 में कह रहा कि साधु आ रहे हैं वाक्य में साधु का वचन निर्धारित कीजिए। आपको बताना कि साधु में वचन कौन सा होगा। एक वचन, बहुवचन, द्विवचन या इनमें से कोई नहीं। तो साधु आ रहे में साधु का वचन बहुवचन हो जाएगा। विकल्प बी इसका उत्तर सही होगा सवाल नंबर 19 का। बात करते हैं सवाल नंबर 20। 20 में कह रहे कि निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द समूहवाचक संज्ञाएं हैं। ए सेना, कक्षा, सभा, बी कर अध्यापक, मिठाई, समाचार, सी कर पशु, मानव, अच्छा और डी कर चोरी, गुरुता और साधु। तो 20वें सवाल में आपको बताना है कि इसका सही विकल्प क्या होगा। तो विकल्प ए सही हो जाएगा। सेना, कक्षा और सभा ये सभी की सभी समूहवाचक संज्ञाएं हैं। बात करते हैं सवाल नंबर 21। 21 में कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। स्त्रीलिंग बताना है 21 में। ए टकसाल, बी दाग, सी घर और डी खीरा।
तो कौन-सा शब्द स्त्रीलिंग है ये बताना है, तो सब जो इसमें शब्द स्त्रीलिंग है वो विकल्प ए है, टकसाल स्त्रीलिंग है, बाकी सभी पुल्लिंग शब्द हैं। बात करते हैं सवाल नंबर 22। 22 में कह रहा है कि अप्राणीवाचक शब्दों के लिंग निर्धारण का आधार क्या है? अप्राणीवाचक शब्दों के लिंग का निर्धारण का आधार पूछा है। तो ए करे उसके साथ प्रयुक्त क्रिया, बी करे उसके साथ प्रयुक्त विशेषण, सी करे उसके साथ प्रयुक्त अव्यय और डी करे कि ए और बी दोनों। तो आपको बताना है कि अप्राणीवाचक शब्दों में लिंग निर्धारण का आधार क्या है? तो इसका उत्तर डी हो जाएगा। ए और बी दोनों जो है इसमें वो सही होंगे, क्रिया और विशेषण दोनों। सवाल नंबर 23 में कह रहा है कि लिंग की दृष्टि से दही क्या है? आपको बताना है कि दही का लिंग क्या होता है? ए स्त्रीलिंग, बी पुल्लिंग, सी नपुंसक लिंग और डी उभयलिंग। तो अगर दही की बात की जाए तो दही पुल्लिंग शब्द है, दही होता है, दही जमता है, तो विकल्प बी इसका उत्तर सही होगा। सवाल नंबर 24 में करें कि इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो आपको 24 में भी बताना है कि कौन सा शब्द पुल्लिंग है। ए दया, बी निर्धनता, सी बुढ़ापा और डी दुर्घटना। तो जो इसमें से पुल्लिंग शब्द है वो बुढ़ापा शब्द पुल्लिंग है, बाकी सभी स्त्रीलिंग है। विकल्प सी उत्तर 24 का सही हो जाएगा। सवाल नंबर 25 करें किस शब्द में हार प्रत्यय नहीं है? आप बताना किसमें हार प्रत्यय नहीं लगा है। ए लुहार, बी खेवनहार, सी जाननहार और डी पालनहार। तो किसमें जो है वो हार प्रत्यय नहीं लगा है? तो जो हार प्रत्यय नहीं लगा है वो लुहार में हार प्रत्यय नहीं है, किसमें इसमें आर प्रत्यय है। लोहा और आर से लोहार बनता है। अब आते हैं सवाल नंबर 26। कह रहा है कि परिभाषिक शब्दावली के निर्णय का अधिकार है। कह रहा है कि परिभाषिक शब्दावली के निर्णय का अधिकार है। ए किसी व्यक्ति को, बी किसी संस्था को, किसी विश्वविद्यालय को और डी करेक्ट केंद्रीय सरकार को। तो 26वें प्रश्न का सही उत्तर क्या है ये देना है। तो इसका सही उत्तर विकल्प डी हो जाएगा, केंद्रीय सरकार को। सवाल नंबर 27 पर आते करें कि वाक्य गुण आसक्ति का अर्थ क्या है? आपको बताना कि वाक्य का जो गुण आसक्ति होता है इसका अर्थ क्या है। ए व्याकरणानुकूल, बी क्रमबद्धता, सी योग्यता और डी समीपता। तो 27वें प्रश्न का उत्तर क्या होगा ये आपको बताना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प डी होगा, इसको हम समीपता कहते हैं, इसका अर्थ समीपता होता है। बात करते हैं सवाल नंबर 28। सवाल नंबर 28 में कह रहे हैं कि झांसी, जालौन, हमीरपुर में कौन सी बोली प्रचलित है? ए बुंदेली, बी कन्नौजी, सी ब्रजभाषा और डी मालवी। तो 28 वाले प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा ये बताना है। तो इसका सही उत्तर विकल्प ए हो जाएगा, इसका उत्तर बुंदेली होगा। बात करते हैं सवाल नंबर 29। कह रहा है कि जिस धर्म साम्य को आधार बनाकर उपमेय उपमान में एकता स्थापित की जाती है उसे क्या कहते हैं? स्थापित नहीं है, पित है ये। स्थापित की जाती है उसे कहते हैं। ए साधारण धर्म, बी वाचक, सी उपमान और डी उपमेय। तो आपको बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर जो है आपका विकल्प बी हो जाएगा, उसे हम वाचक कहते हैं। सवाल नंबर 30 में कह रहा है कि संस्कृति का विशेषण क्या होगा? तो आपको संस्कृति का विशेषण बताना है क्या होगा। ए संस्कृत, बी सांस्कृतिक, सी सांस्कृतिक और डी सांस्कृतिक। तो संस्कृति शब्द का विशेषण क्या होगा? तो इसका विशेषण सांस्कृतिक होता है। विकल्प डी उत्तर इसका सही हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी, अच्छा लगेगा। तो अगर आपको अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।